मैं एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एडमिशन। एडमिशन को पढ़ने से पहले, एविडेंस एक्ट के एडमिशन को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, एडमिशन का मतलब क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट बाय मेकिंग स्टेटमेंट, यानी कि आपने कोई फैक्ट को एक्नॉलेज करा है, कोई एक्नॉलेज करा है उस फैक्ट को बाय स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कैसे भी हो सकती है, ओरल स्टेटमेंट भी हो सकती है और आपका रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकती है। डेफिनेशन देखते हैं तो एडमिशन की डेफिनेशन क्या है? एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि मैंने बी को मारा। मतलब देखो, ये तो कन्फेशन वाली बात हो गई। जैसे कि हाँ, अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। स्टेटमेंट क्या हो सकती है? ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, ठीक है। वे सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, जो आपका अनुमान लगाए। एनी इन्फ्रेंस का मतलब जो अनुमान लाएगा कि वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड। ये देखिए, जैसे कि एक केस है सूट फॉर पोजेशन, ठीक है। रेंट एरिना रेंट क्लियर, ठीक है, मतलब यानी कि एरियर्स क्लियर करने हैं रेंट के, ठीक है। टेनेंट ने, सॉरी, लैंडलॉर्ड ने आपका केस करा है टेनेंट के ऊपर। अब क्या होता है कि आपको पता हो कि अगर सीपीसी की बात करें तो प्लेंट और जो रिस्पोंडेंट की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से आता है, वो रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। अब रिटर्न स्टेटमेंट में टेनेंट ये मान लेता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और ये प्रॉपर्टी जो है वो आपका लैंडलॉर्ड की है। अब उसने ये स्टेटमेंट दे दी। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट इसने अपने डब्ल्यूएस में दी है, यानी कि बाय डॉक्यूमेंट्री दी है, ठीक है। बाय डॉक्यूमेंट मतलब यानी कि इसने लिख कर दी है, रिटर्न में दी है। क्या इस बेस पे ही ये केस डिसाइड हो जाएगा? इतने वाला केस डिसाइड हो जाएगा ऑर्डर 12/6 में, ठीक है। तो वो ये कहता है, ऑर्डर 12/6 क्या कहता है कि अगर किसी बंदे ने एडमिशन कर ली है, ठीक है, तो उसी एडमिशन के बेस पे उसका जजमेंट हो जाएगी, सिर्फ उतनी से वही। तो इसने यहाँ पर इस क्या हुआ कि टेनेंट ने मान लिया कि मेरा लैंडलॉर्ड है और ये प्रॉपर्टी इसी की है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी ये चीज आपको दे दी गई, पोजेशन दे दिया गया लैंडलॉर्ड को। तो ये वाली चीज तो डिसाइड हो गई, ये बाकी का बाद में डिसाइड होता रहेगा। किराया विराया वाली बात बाद में, पहले पोजेशन मिल गया। तो यहाँ पर अब इसको एग्जाम्पल को समझते हैं कि एक स्टेटमेंट, यहाँ पर वो पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था ना कि डिफेंडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया अपने डब्ल्यूएस रिटर्न स्टेटमेंट में कि हाँ, ये मेरा मकान मालिक है और मैं इसका, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये उसने स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, फिर पोजेशन किसको मिल जाएगा? आपका लैंडलॉर्ड को मिल जाएगा। और लैंडलॉर्ड डिफेंडेंट यानी कि टेनेंट से क्या मांग रहा था? पोजेशन ही तो मांग रहा था। तो उसने यहाँ क्या कर दी, डिफेंडेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट दे दी। अब वो स्टेटमेंट कैसी थी? आपका डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में थी, ठीक है, विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस। अब यहाँ पर इन्फ्रेंस का मतलब क्या है? जो आपका फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड हो, ठीक है। अब वो फैक्ट इन इश्यू से तो रिलेटेड था, कैसे? जैसे कि उसमें साफ लिखा हुआ था कि सूट फॉर पोजेशन। अब पोजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए कि आपका पोजेशन था, ठीक है। आप पोजेशन ही तो देखो ना, लैंडलॉर्ड जो था वो पोजेशन मांग रहा था। पोजेशन का मतलब अपना वो मांग रहा था, कब्जा मांग रहा था। किससे? डिफेंडेंट से। और डिफेंडेंट इसका क्या था? टेनेंट था। इसने खुद बोल दिया हाँ, ये मेरा लैंडलॉर्ड है, मैं इसका टेनेंट हूँ। तो भैया एडमिशन आ गया ना, किसने लिख दिया? डी ने लिख दिया, डिफेंडेंट ने लिख दिया यस, एल जो है मेरा वो आपका ऑनर है, मतलब लैंडलॉर्ड है, उस प्रॉपर्टी का ऑनर है और हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो अगर आप ये देखो तो इसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो आपका अनुमान है, किसी भी अनुमान लगा रहा है एनी इन्फ्लुएंस से रिलेटेड एज टू एनी फैक्ट इन इशू, और ये फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, तो ये चीज आपका बन जाएगी। अब देखा यहाँ पर लिखा है मेड बाय एनी पर्सन। अब एनी पर्सन में कौन आते हैं? जो सेक्शन 18 से लेके 20 तक में है वो लोग आते हैं। एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस, अब कौन से सर्कमस्टांसेस की बात करता है? 18 से 30 तक की। अब याद रखिए कि एडमिशन तभी माना जाएगा, एडमिशन आपका तभी माना जाएगा जब वो आपके सेल्फ हार्मिंग हो। एडमिशन आपका सेल्फ हार्मिंग माना होगा तभी माना जाएगा। बस कुछ केसेस में आपका नहीं माना जाएगा, जैसे कि सेक्शन 21 में लिखा हुआ है कि एडमिशन आपका तभी माना जाएगा जब वो सेल्फ हार्मिंग हो। उसके 3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। अगर वो सेल्फ हार्मिंग नहीं है तो वो 3 एक्सेप्शंस की बात है। तो हमेशा याद रखिए कि स्टेटमेंट, अगर इसकी बात समझे, स्टेटमेंट एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है, चाहे ओरली हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, जो सजेस्ट कर रही हो आपका फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड हो, रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, जो मुद्दा है उससे रिलेटेड हो, ठीक है। और मेड बाय एनी पर्सन, एनी पर्सन में जो आपका 18 से इसमें आएंगे वो अभी हम पढ़ते हैं। विच इज मेड अंडर द सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है, जो 18 से 30 तक में हमें डिसाइड करने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 कहता है कि एडमिशन बाय पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग और इज एजेंट। अब यानी कि किसने एडमिशन करा है उसके बेस पे। आपको एक केस बताता हूँ, एक केस देखा था मैंने। उसमें क्या होता है, एक लॉयर होते हैं, ठीक है, ये जज है, ये डिफेंडेंट के लॉयर है और ये आपका प्लेंटिफ के लॉयर है। ये कह देते हैं कि हाँ 5 लाख रुपए मुझे देने हैं। अब डिफेंडेंट ने क्या करा, डिफेंडेंट के एडवोकेट ने क्या करा, यहाँ पर
सबमिशन दे दी, सबमिशन मतलब एडमिशन दे दिया, इसी एडमिशन के बेस पे 5 लाख रुपए की इनके खिलाफ जजमेंट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, डिफेंडेंट ने दी, डिफेंडेंट के एडवोकेट ने दी है, तो क्या एडमिशन माना जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि एडवोकेट एक एजेंट होता है, ठीक है। और आपने वकालतनामा पे देखा होगा तो उसमें लिखा होता है कि अगर एडमिशन अगर मैं इसे पावर दे रहा हूँ एडमिशन की, तो ये एडमिशन मेरे ब्याह पे कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से देखिएगा। अब एक बार पढ़ते हैं कौन कौन एडमिशन दे सकता है। आपका एनी पार्टी ऑफ द केस, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, पार्टीज। अब ये पार्टी कौन हो सकता है? प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। जो जो उस केस से रिलेटेड पार्टीज है, ठीक है। अब प्लेंटिफ 1 हो या 5 हो वो भी दे सकते हैं स्टेट एडमिशन, और डिफेंडेंट हो 10 या 5 वो भी दे सकते हैं। और बाय एजेंट, आपका एजेंट भी दे सकता है उस सच पार्टी, यानी कि इनके एडवोकेट्स भी दे सकते हैं, या इन्होंने जिनको अटॉर्नी दी है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक केस है आपका, उसमें क्या है, रिलायंस कंपनी की तरफ से एक एआर अपॉइंट होता है, ठीक है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। रिलायंस कंपनी ने इसे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है। अब ये कोई बात आके बोल देता है कोर्ट में, अब यानी कि इसने कोई बात आके बोल दी कोर्ट में, तो क्या वो एडमिशन दे दिया कि हाँ हाँ यही प्रॉपर्टी इसी की है, ठीक है। तो क्या इसकी बात मानी जाएगी? इसका एडमिशन माना जाएगा? आंसर इज यस, इसका एडमिशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है। whom the court regards under the circumstances, अगर आप तीसरे बात की करें तो पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव, पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि मान लो सरकार की तरफ से आईएएस एक है, ठीक है। आईएएस जो होता है वो आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो आके कोई स्टेटमेंट दे दे तो वो भी मानी जाएगी। और एक्सप्रेसली इम्प्लाइड ऑथराइज बाय हिम, यानी कि किसी को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइजेशन मिला हो, ठीक है, तो वो भी आपका माना जाएगा। अ पर्सन इंटरेस्टेड, अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव में तो आपको समझ आ ही होगा, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज उन सूट रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, जो इनका रिप्रेजेंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या आर नॉट एडमिशन अनलेस दे वर वाइल पार्टी मेक हिम डेल्ट कलेक्टर, यानी कि सिंपल सी बात है, एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसको ऑथराइज कर रखा है, ठीक है, तभी उसकी आपकी मानी जाएगी, स्टेटमेंट मानी, एडमिशन माना जाएगा। यानी कि जैसे ये देखो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने एक डी नाम के आदमी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है, तो इसकी स्टेटमेंट जो एडमिशन ये एडमिशन दिया है, इसकी एडमिशन तभी रेलिवेंट है जब इसे आपका बना रखा है, ठीक है। अब पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, जिस पार्टी का इंटरेस्ट मैटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि मान लो कोई सेकंड ओनर है, मान लो ये प्रॉपर्टी का केस था, अब प्रॉपर्टी के केस में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट 1 और डिफेंडेंट 2 पे केस कर दिया, तो डिफेंडेंट 1 की भी मानी जाएगी, और दोनों क्या है, ओनर है, ठीक है। ये आप 50% का ओनर है, ये 50% का ओनर है, तो ये भी इसकी भी स्टेटमेंट मानी जाएगी, इसकी भी स्टेटमेंट मानी जाएगी, ठीक है। इसने भी कोई एडमिशन दिया तो इसकी भी मानी जाएगी, एडमिशन इसका भी माना जाएगा। अ पर्सन हुम इंटरेस्ट इज ड्राइव, या तो जिसका इंटरेस्ट ड्राइव हो रहा है, अब इसे ऐसे समझिए कि जिसका किसी को कोई तरफ इंटरेस्ट ड्राइव हो रहा है वो भी स्टेटमेंट दे सकता है। पर्सन whom the parties to suit have drive the interest of subject matter से उसका, यानी कि उस कांड से रिलेटेड उसका कोई इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है, वो भी, जैसे मान लो जैसे मान लो कोई आपका ए ने बी के ऊपर केस करा प्रॉपर्टी का, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये दोनों भाई भाई थे, प्रॉपर्टी मेरी है। अब जो सी है वो इनकी बहन है, तो इसका इस प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, तो इसका भी आपका उसमें रहेगा, क्योंकि यहाँ इसका इंटरेस्ट ड्राइव हो रहा है, इसका नाम हो या ना हो, इसका इंटरेस्ट ड्राइव हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर एज पर दी केसेस ही सब कुछ चलता है। अब सेक्शन 19 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 19 बात कर रहा है आपका पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, यानी कि इसका मतलब समझिए जिसके पास स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन, अगर ऐसी स्टेटमेंट, जैसे इसके एग्जांपल से इसको पहले समझिए, ए बी सी, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम बी, ए ने आपका बी को कह रखा है कि मेरे बिहाफ पे तू रेंट कलेक्ट करेगा सबसे, बी स्यू ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट, सॉरी, बी स्यूज ए, बी ने अब क्या करा, ए पे केस कर दिया फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम सी टू बी, सॉरी ये वाली बात गलत हो गई थी, एक मिनट अभी मैं आपको बता दूं दोबारा। इसमें है कि बी के बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करेगा ए, यानी कि ये हो गया आपका, ये कहता है कि ए को कि तू मेरे बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि बी के लिए रेंट कलेक्ट कौन करेगा? ए। अब यानी कि बी मान लो लैंड ऑनर है, ठीक है, ए जो है वो आपका इसका एजेंट है। अब क्या होता है कि यहाँ पर बी जो है यानी कि जो मालिक है वो ए पे केस कर देता है कि तूने सी से कलेक्ट नहीं करा रेंट, सी का से रेंट कलेक्ट नहीं करा, ठीक है। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी, अब ए कहता है कि मैंने कोई इसका रेंट ड्यू नहीं है टू बी, अ स्टेटमेंट
बाय सी। अब स्टेट ने जो स्टेटमेंट देगा, सी की जो भी स्टेटमेंट होगी, ही ऑन्ड बी रेंट इज एन एडमिशन एंड इज आर रेलिवेंट फैक्ट दैट ए एज अगेंस्ट ए डिनाइज दैट सी डिड ऑनर ऑफ द रेंट बी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ सी की स्टेटमेंट जो भी होगी इस रिलेटेड केस से रिलेटेड की कोई भी स्टेटमेंट मानी जाएगी, तो वहां पर इसकी स्टेटमेंट क्यों मानी गई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के पोजेशन में। तो सेक्शन 19 भी यही कहता है कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और हुज पोजीशन और लाइबिलिटी, अगर किसी की पोजीशन और लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर देखो सी की पोजीशन भी है इस प्रॉपर्टी में और लाइबिलिटी भी है। इट नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी। अब नेसेसरी है प्रूफ करने के लिए टू द सूट, केस के लिए, सूट का मतलब यानी कि सिविल केस में इनकी अगेंस्ट एनी पार्टी, किसी भी पार्टी, चाहे इसके अगेंस्ट में बोले वो या इसके अगेंस्ट में बोले, किसी के भी अगेंस्ट बोले, पर इसकी जो है पोजीशन और लाइबिलिटी ऐसी हो गई है कि इसकी स्टेटमेंट आपका रेलिवेंट है, ठीक है, और देनी पड़ेगी। इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट द सच पर्सन, सच पोजीशन और लाइबिलिटी इज ब्रॉट और अगेंस्ट देम, दे आर मेड विश लिस्ट मेकिंग देन ऑक्यूपाइज पोजीशन सब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि बी जो था वो कहता है ए को कि तू मेरे बिहाफ पे रेंट कलेक्ट कर, ठीक है। अब क्या होता है कि बी एक दिन केस कर रहा था ए के ऊपर कि तूने भैया सी से कलेक्ट नहीं करा, रेंट कलेक्ट नहीं करा। तो देखो लाइबिलिटी इसकी तो है, ठीक है, लाइबिलिटी इसकी तो है, तो सॉरी इसकी तो लाइबिलिटी है क्योंकि इसने रेंट कलेक्ट करा नहीं करा। मुद्दा तो यही है ना, फैक्ट इन इशू तो ये है, क्या ए ने रेंट कलेक्ट करा सी से, ठीक है, क्योंकि मुद्दा तो यही है। अब सी यहाँ पर कहता है हाँ मैं से उस दिन रेंट कलेक्ट करा और मैंने पैसे दिए थे इसे और मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन भी है और यहाँ इसकी लाइबिलिटी भी है, तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट जो है वो आपका जरूरी है, ठीक है। अब सेक्शन 20 की बात करते हैं। सेक्शन 20 कहता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसिव रेफर टू द पार्टी टू द सूट। अब यहाँ पर देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड, यानी कि एक को जो आपका हॉर्स है, ठीक है, एक घोड़ा जो है वो ए सोल्ड बाय ए, यानी कि ए से सोल्ड करा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपका अगर वो रेफरेंस देता है कि जाके उससे पूछ ले, ठीक है, जा उससे पूछ ले कि ऐसी चीज आती है, ठीक है, तो वो भी उसकी भी एडमिशन यहाँ पर मानी जाएगी। अब देखो क्या है कि ए ने कहा बी से कि जाके पूछ ले, ए ने बी से कहा पूछ ले कि ये जो हॉर्स है वो आपका साउंड है या नहीं है, मतलब सही से दिमाग का है या नहीं है। सी नो ऑल अबाउट इट, यहाँ पर क्या है सी जो है वो सब कुछ जानता है, तो सी स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। अब सी कुछ भी बोलेगा, सी कहता है हम इसने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा था, किसने, ए ने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा था, तो ये मान लो अब सी एक एडमिशन दे देता है कि ए ने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा था, क्या इसकी ये चीज रेलिवेंट मानी जाएगी? आंसर इज यस, ये रेलिवेंट मानी जाएगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए सेक्शन 129 क्या कहता है, 129 ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी चीज आपका एक क्लाइंट और एडवोकेट के बीच की बात है, ठीक है, तो एडवोकेट उसके वो आपका कोर्ट में नहीं दे सकता स्टेटमेंट। मान लो ये एडमिशन दे देता है इनके बीच की बात को, इनकी बीच की बात को कह रहा हूँ, इनकी बीच की बात को कोई स्टेटमेंट दे देता है कि हाँ जी सी ने तो मेरे सामने बोला था कि ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो सच में सी डी की है, तो क्या ये चीज उसकी रेलिवेंट मानी जाएगी, एडवोकेट की यहाँ स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जाएगी? आंसर इज नो, यहाँ उसकी ये एडवोकेट की जो स्टेटमेंट होगी वो आपका नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि उसे यहाँ पर सेक्शन 129 में इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है, कि आपका लीगल कम्युनिकेशन के बीच में नहीं मानी जाएगी, तो यहाँ पर ये चीज हुई, ठीक है। अब सेक्शन 21 को समझिए क्या कह रहा है, एडमिशन आर रेलिवेंट may be proof earned against who makes them representative interest by cannot be proof on the behalf who make representative interest except the following। अब यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि एडमिशन तभी आपका रेलिवेंट है जब वो आपका सेल्फ हार्मिंग हो, ठीक है, सेल्फ हार्मिंग है तो आपका एडमिशन तभी रेलिवेंट माना जाएगा। सेल्फ सर्विंग, ठीक है, सेल्फ सर्विंग आपका स्टेटमेंट एडमिशन नहीं माना जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एडमिशन करता है, एक अपने प्लेंट में लिखता है कि इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो उसकी स्टेटमेंट है, ये जो उसने लिख के दिया है, ठीक है, ये क्या है, ये सेल्फ सर्विंग है, यानी कि खुद को फायदा पहुंचाने वाली स्टेटमेंट है। क्या ये रेलिवेंट है? नहीं, ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। अब बी जो है, बी यहाँ पर कहता है कि अब ए ने एक और स्टेटमेंट दी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी नहीं है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक नहीं हूँ, ठीक है, तो क्या ये आपके इसकी एडमिशन माना जाएगा? आंसर इज यस, ये इसका एडमिशन माना जाएगा। दोनों में फर्क समझिए, यहाँ पर ये खुद को फायदा पहुंचा रहा है तो ये रेलिवेंट नहीं है एक्स पर सेक्शन 21, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, सेल्फ हार्मिंग है, तो यहाँ पर इसका मानी जाएगी। पर कभी कभी कुछ केसेस में देखा गया है कि आपका सेक्शन 21 आपकी 3 एक्सेप्शंस की बात करेगा, जहां पर सेल्फ सर्विंग आपका सेल्फ सर्विंग
एडमिशन भी है जो आपका रेलिवेंट माना जाता है। जैसे देखिए एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, तो 32 में डाइंग डिक्लेरेशन है। अब मान लो एक आदमी है ए, वो मर रहा है, ठीक है, तो वो एक क्या करता है, अपनी एक डिक्लेरेशन दे जाता है कि मुझे मारने वाला ए है, और मुझे मारने ए जो है वो लिख देता है कि मुझे मारने वाला सी है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दे गया, किसी को भी दे गया, बी को दे गया, किसी को भी दे गया, तो यहाँ पर अब वो क्या, देखो सेक्शन 32 में आने के लिए ए को मरना पड़ेगा, पर ये मरता नहीं है, बच जाता है, ये आपका बच जाता है, तो क्या इसकी ये स्टेटमेंट मानी जाएगी थर्ड पर्सन के आगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो आपको सेल्फ सर्विंग करवा रहा है। देखिए, an admission may be proved on the behalf of a person making it when it's such in nature if the person if it were die it would be relevant between third person under section 32। अगर वो मर जाता है, ठीक है, तो ही वो रेलिवेंट है, पर अगर वो नहीं मरता और वो बच जाता है, ठीक है, तो क्या वो रेलिवेंट होगी? देखो सिंपल सी बात है ना, जैसे आप ऐसे समझो कि ये एक आदमी ए है, ये मरने की स्टेज पे था, ये बता देता है कि मुझे मारने वाला आपका बी है, ए को मारने वाला बी है, तो ये दे जाता है, तो ये 32 में तो इसकी रेलिवेंट होगी, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है कि उसके लिए 32 में रेलिवेंट होने के लिए ए को मरना पड़ेगा और उसकी डेथ का कॉज बताना पड़ेगा, पर ये मान लो किसी तरह सर्वाइव कर जाता है, किसी तरह ये ए जो है वो सर्वाइव कर गया, मरा नहीं, तो अब क्या इसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी? आंसर इज यस, इसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी क्योंकि ये बच गया, ठीक है, पर इतनी ही होगी। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट क्या थी, ये अपने आप को फायदा पहुंचाने वाली कर रहा है, पर इसका जो नेचर था वो ऐसा था कि मरते मरते बचा है, तो यहाँ पर मरने के से थोड़ा सा बचा, तो इसकी ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट भी मानी जाएगी। अब देखिए सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, मतलब इसका सेकंड क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि आपका ऐसे एडमिशन, ठीक है, जो सेल्फ सर्विस, जैसे ऐसे समझिए ए जो है वो आपका जब कोई भी बात हुई वहां से भाग गया, ए का जो भागना था वो उसका कंडक्ट था, कंडक्ट आपका जो गवर्न होता है वो आपका गवर्न होता है सेक्शन 8 में। अब ए को पकड़ा गया और पूछा, ओए तू क्यों भागा था, तो कहेगा जी मैं इसलिए भागा था क्योंकि मेरे पापा जी की यहाँ तबीयत खराब थी, तो यहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यानी कि एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यानी कि एक्सप्लेनेशन कौन से में दे रहा है, सेक्शन 10 में दे रहा है, और ये एडमिशन दे रहा है कि मैं जो वहां से भागा था इसलिए भागा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, मैं इसलिए भागा। क्या इसकी जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है क्या रेलिवेंट मानी जाएगी? मानी जाएगी। उसके लिए क्या जरूरत है? पहली बात तो उसने एक स्टेटमेंट दी हो, वो आपका सेल्फ सर्विंग हो। दूसरी चीज, वो आपका उसका कोई कंडक्ट भी उसकी स्टेटमेंट को आपका कॉर्पोरेट कर रहा हो, यानी कि स्टेट दे रहा हो, तो यहाँ पर उसका भागना जो है, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था जो उसने स्टेटमेंट में लिखा, वो तभी माना जाएगा जब उसके कंडक्ट को से सपोर्ट मिले। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। अब यानी कि एडमिशन तभी माना जाएगा, इफ इट रेलिवेंट तभी माना जाएगा अगर आपका कोई अदरवाइज एन एडमिशन हो, यानी कि अदरवाइज एडमिशन ना हो। जैसे सेक्शन रेस्ट गेस्टे की बात कर रहा है, रेस्ट गेस्टे में तब कब जब मानी जाती है स्टेटमेंट आपकी, कब मानी जाएगी सेल्फ सर्विंग? जब वो स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, आपका स्पॉन्टेनियस और कॉन्टिन्यूटी हो। जब वो कोई स्टेटमेंट बोलता है कि नहीं ए बी मेरा रेप कर गया या उसने मुझे मारा, अगर वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तुरंत है और प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम के हिसाब से सही से है, ठीक है, और बिल्कुल ही सही से टाइप पे हुआ, तभी वो मानी जाएगी। हालांकि उसके लिए भी आपका कोई चीज साथ में होनी चाहिए, तभी मानी जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।